हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी के मॉडल पेपर को हल करेंगे। मॉडल पेपर को हल करने से आपको इसका पैटर्न अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा और आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आप अच्छे प्रकार से अपनी परीक्षा को दे पाएंगे और अच्छे अच्छे नंबर आप प्राप्त भी कर पाएंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में कक्षा 10 के मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर, क्योंकि आपकी हिंदी में राजीव प्रकाशन की किताब चलती है, तो मैंने मॉडल पेपर राजीव प्रकाशन से ही लिया है और ये चौथे नंबर का मॉडल पेपर है जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। और आपको अगर और भी मॉडल पेपर इनके हल करने हैं तो आप इनकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो आज हम इनके ही एक मॉडल पेपर को पढ़ेंगे और इसके पैटर्न को, परीक्षा के पैटर्न को समझेंगे। बच्चों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जैसे ही बने वो आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो हम लोग अब इसको हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले आपका जो पैटर्न बदला है हाई स्कूल का, उसमें पहले बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते थे, कम आते थे, लेकिन अब 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जिसके लिए आपको ओमार शीट भरनी होगी। तो आप ओमार शीट बहुत ही सावधानी से भरेंगे और इस खंड को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक इसी खंड से, बहुविकल्पी खंड से आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो बच्चों, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आगे के प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया लिखी है जयप्रकाश भारती ने, तो ये खा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा प्रश्न है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है। तो आपको नाम से ही पता चलता है ये कोई यात्रा संबंधी पुस्तक है, तो ये का इसका ऑप्शन सही है, ये यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो खादी का अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है, तो आप सबको पता होगा कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो गा ऑप्शन सही है। अनामिका के रचयिता है, अनामिका लिखा है निराला जी ने, तो इसका गा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आगे के प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, भूषण बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय। तो इसमें जो अज्ञेय हैं वो प्रयोगवादी कवि है, तो घ ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। तो इसका उत्तर गा सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें करुण रस है, तो ख ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे इस तरफ प्रश्न दिए हुए 10 नंबर का प्रश्न देखिए। 10 नंबर के प्रश्न में बच्चों पूछा गया है, जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा में से बताना है, तो वहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार होता है। ये उपमा की परिभाषा है। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, तो इसमें का ऑप्शन सही है, 11 और 13 पर यति होती है। आगे के प्रश्न हम लोग फिर देख लेते हैं। 12 नंबर का देखिए प्रश्न है, चर और अचर में कौन सा समास है। बच्चों, आप जानते हैं जिन समासिक पद के बीच में और लगता है वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेह का तत्सम होगा, तो नेह तद्भव है, इसका तत्सम बताना है, तो ये का इसका आंसर सही है, नेह का स्नेह होगा।
हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो हम जानते हैं ये तीनों पर्यायवाची चंद्रमा के हैं। पुत्र का आगे और देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची है सुत, सुता, तनया, आत्मजा। तो पुत्र का पर्यायवाची यहाँ पर सुत होगा। आद्यंतः में कौन सी संधि है? तो आद्यंता आदि प्लस अंतः, इसका संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पर यड़ संधि है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यहाँ भी बच्चों खा इसका ऑप्शन सही है, यड़ संधि होगी। अब आगे के प्रश्नों को फिर देखते हैं। 18 नंबर पे देखिए प्रश्न आया है, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो इसका का ऑप्शन ही सही होगा। नदीसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। हसतु शब्द हस धातु के किस लकार का रूप है? हसतु जो है ये आज्ञाकारी शब्द है, तो ये लोट लकार से आता है, इसका ख ऑप्शन सही होगा। अपठा किस लकार का रूप है? तो जहाँ पे आ लगा होता है वो भूतकाल का लकार होता है, तो लंग लकार भूतकाल का है, तो बच्चों यहाँ पर लंग लकार जो है का ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ इस तरह का आपका ओमार शीट होगा, जिसमें देखिए एक एक खाने में 1 से 5 क्वेश्चन, 1 से 5, 6 से 10, इस तरीके से पूरे 20 क्वेश्चन इस तरह से प्रिंटेड होंगे। हर एक खाने में A, B, C, D के 4 ऑप्शन होंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न है, अगर किसी का B सही है तो B को गोला करना है और पूरा गोला करना है, उसमें आधा अधूरा गोला आपको नहीं करना है। उस प्रकार से फिर अगर किसी का C सही है तो C करना है, D सही तो जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को यहाँ पर उस क्वेश्चन नंबर में गोला करना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सही से चुनिएगा और उसका ऑप्शन भी सही से चुनिएगा। ऊपर आपको इस तरह से अपना नाम, अनुक्रमांक, विषय, दिनांक और अपना सिग्नेचर, ये सब भी आपको भरना होगा। तो आप अच्छी प्रकार से इसको देख लीजिए इस फॉर्मेट को, और इसी फॉर्मेट में आपको आगे पेपर ओमार शीट का देना है। परीक्षा में आपको ऐसी ही ओमार शीट मिलेगी। अब आगे फिर देखते हैं, अगला खंड इसका है खंड बा। ये आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। जो 20 क्वेश्चन थे वो तो आपको लिखना है, ओमार शीट में उत्तर देना है, और जो अब खंड बा आएगा उसके लिए आपको कॉपी पहले की तरह दी जाएगी और आप उसमें जो है अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसमें पहला देखिए जो आएगा गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आएंगे और जिसमें एक गद्यांश आपको करना है, उसके संबंध उसको पढ़ना है अच्छे से, और उसके संबंध में नीचे जो 3 प्रश्न दिए होंगे उन 3 प्रश्नों को हल करना है। तो पहला गद्यांश जो आपका दिया है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। तो आप समझ ही गए होंगे ये पैराग्राफ आपके अजंता पाठ से लिया गया है, जिसे भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। अब हम एक एक प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको 2 बातें लिखनी है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप पाठ का नाम लिखेंगे अजंता और लेखक का नाम लिखेंगे भगवत शरण उपाध्याय। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उस पैराग्राफ में कुछ लाइनें रेखांकित होंगी जिसका आपको व्याख्या लिखनी होगी। तो इसमें जो रेखांकित अंश है इसको आप देख लीजिए। इसमें रेखांकित जो पंक्तियां हैं, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। अब इसमें कवि ने कहा है कि जो पुराना जो आदि मानव था, आदि मानव ने अपनी जिंदगी को मौत के पंजों से तो बचाया ही था, लेकिन अपने आप को अमर बनाने के लिए कि लोग आने वाली पीढ़ियां हमें जाने, उसके लिए आदमी ने बहुत सारे उपाय किए। उन्होंने पहाड़ों को काटा,
उसमें उन्होंने गुफाएं बनाई और किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। तो आदमी ने केवल अपने आप को जीवित ही नहीं रखा, बल्कि उसे जो भी ज्ञान आता था वो अपनी पीढ़ी के अपने ज्ञान को आगे की पीढ़ियों को देने के लिए उसने पहाड़ों को खोदा, उसकी गुफाएं बनाई, उस पे चित्रकारी की और बहुत से ऐसे उपाय किए जिससे वो अपनी कहानी को अमर कर सके और आने वाली पीढ़ियों को वो दे सके। अब आगे देखिए, अगला जो पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ देखिए अथवा में दिया हुआ है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे, जिसे जो जिस रूप में चाहे उसे रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो बच्चों, आपने मित्रता पाठ पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ जरूर आपको व्याख्या के लिए मिलेगा, तो इस पैराग्राफ को अच्छे से जरूर इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। अब हम इनके प्रश्नों को देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में पाठ का नाम लिखेंगे मित्रता और लेखक का नाम लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको व्याख्या बता देती हूँ। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे। इसमें कहा गया है कि जो बचपन है, जो बच्चे हैं, वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। हम उसको जिस रूप में चाहें उस रूप में उसको ढाल सकते हैं। उस बच्चे को चाहे तो हम राक्षस बना दें और चाहे हम उसको देवता बना दें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यहाँ पे लेखक कहता है कि जो हमसे ज़्यादा अधिक संकल्पवान लोग हैं उनके साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हर छोटी बड़ी बात, उचित अनुचित बात हमको बिना किसी विचार के मान लेनी पड़ेगी। हम उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। तो हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो इतने दृढ़ता के साथ कोई बात कहेंगे तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। उनकी हर बात छोटी बड़ी, अच्छी बुरी हमें माननी ही पड़ेगी। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। फिर हमें किन लोगों के साथ, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया हमें किन लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो वही इसका उत्तर हो जाएगा कि जो लोग हमसे अधिक संकल्प वाले हैं और जो लोग हमारी बातों को ही हमेशा ऊपर रखते हैं, ऐसे दोनों लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपको ऊपर वाला गद्य के 2 व्याख्या आएंगी। एक आपको प्रश्न करने होंगे किसी एक से संबंधित, और दूसरा आपका पद्यांश पर आधारित होगा, पद्य की किताब पर होगा, जिसमें आपको इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहले इसमें संदर्भ और व्याख्या आती थी, लेकिन इसमें भी बदलाव हो गया है और इसमें आपको अब कुछ प्रश्न दिए होंगे जो आपको करने होंगे। तो पहला देखिए, पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। देखिए, ये तुलसीदास के वन पथ से लिया गया है। और बच्चों, तुलसीदास का जो वन पथ है वो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये जरूर पूछा जाता है। तो हम इसका अर्थ आपको बता देते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर वधु, पुर मने नगर से, जैसे ही राम के साथ सीता जी ने महल से बाहर कदम रखा और वन पथ पर 2 कदमों को अपने बढ़ा दिया। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कि तोय। और थोड़ी ही देर में वो दूसरी लाइन ये है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वय। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें चूने लगती हैं और उनके होठ, दोनों होठ सूख जाते हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कि त्वय। फिर वो राम से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और कहाँ पर चलकर अपनी पर्ण कुटी बनाओगे। तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति
रुचली जलचय और अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर जो राम हैं उनकी आँखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। तो अब इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आपको देने होंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में अब आपको कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो आपको कविता का शीर्षक लिखना है वन पथ पर और कवि का नाम तुलसीदास। अब आगे हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं, इससे आधारित क्या प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको पूरी व्याख्या बता दी है, तो जो रेखांकित अंश है उसकी आप व्याख्या आराम से दे पाएंगे। फिर सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर राम जी की क्या दशा हुई। तो अंतिम पंक्ति में इसका उत्तर है कि सीता जी की व्याकुलता को देखकर राम की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब देखिए दूसरा इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। तो यहाँ पर ये लिया गया है रामनरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम से। यहाँ वो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्म बलिदान, जिसमें बलिदान होता है, त्याग बिना निष्काम प्रेम, निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो त्याग के बिना जो प्रेम होता है वो निष्प्राण होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रेम पर अपने प्राण को निछावर कर दो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। यहाँ कवि कहता है कि देश प्रेम वो पुण्यशाली क्षेत्र है जहाँ पर मनुष्य त्याग से अपने को अमर कर सकता है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और आत्मा का जब विकास होता है तो उसी से मनुष्यता का विकास होता है। अब देखिए इससे संबंधित कौन से प्रश्न हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कविता का नाम है स्वदेश प्रेम और कवि का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लेंगे क्योंकि मैंने पूरी व्याख्या कर दी है। कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम क्या है। तो कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम वो है जिसमें बलिदान की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, वही प्रेम वास्तविक होता है। अब देखिए तीसरे नंबर में आपका आएगा संस्कृत की, आपकी संस्कृत परिचायिका किताब चलती है तो उसमें से गद्य का अंश आएगा। पहले होता था एक गद्य एक काव्य में से एक करना होता था, लेकिन पैटर्न बदला है तो आपको गद्य का भी एक करना है खंड और काव्य का भी पद्य खंड से भी एक करना है। तो आप देखिए पहला दिया है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। मैं अर्थ ये वाराणसी पाठ से लिया गया है, मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ कि ये नगरी जो है विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत सुविज्ञान विचारान प्रसायन। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा आए और अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविध नाम कला नाम शिल्पनाच कृते लोके विश्रुता। तो यहाँ का ये ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म के क्षेत्र में अपितु कला के क्षेत्र में भी इस नगरी की विविध कलाएं और शिल्प लोक मेरे संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रंते। यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो देश देश में पसंद की जाती हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। दूसरा जो पैराग्राफ है वो आपके लिया गया है जो शर्त वाला समय वाला है, ग्रामीण और नागरिकों का चतुरो ग्रामीणा करके जो पाठ है उसमें से लिया गया है। एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूह नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। अब यहाँ पर इसका जो अनुवाद होगा ये है कि एक बार बहुत से लोग, धूमयान माने होता रेल, रेल पर बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केच नागरिका सन, जहाँ पर कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु तेस एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत। वहाँ पर एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञान सन्ति। ग्रामीण पहले की भांति
आज भी अशिक्षित और अज्ञानी है। ना तेषा विकासा अभवत ना भवितुम शक्नोति, ना उनका विकास हुआ है ना हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोयपि चतुर ग्रामीणः अब्रवीत। उसके इस प्रकार के बातों को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीत। हे नागरिक, तुम ही कुछ कहो, क्योंकि तुम यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ अस्ति, क्योंकि तुम बहुत ही शिक्षित और जानकार हो। इयं आकर्ण्य सह नागरिक सदर्पः ग्रीवाम उन्नयन कथयत। ऐसा सुनकर उस नागरिक ने दर्प के साथ, घमंड के साथ अपनी गर्दन को उठाकर कहा, कथस्यामि, कहूँगा। आगे कहते कि मैं कहूँगा, पर पूर्वम समयम विधातव्यः, लेकिन पहले समय मने शर्त निश्चित हो जाए। तस्य ता वार्ता श्रुत्वा सह चतुरा ग्रामीणा कथयत। उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। हम लोग अशिक्षित हैं और तुम शिक्षित हो। वयम अल्पज्ञा भवाम च बहुज्ञा। हम अल्पज्ञ हैं, तुम बहुज्ञ हो। इस इत्येव विज्ञाय अस्माभि समया कर्तव्या। ऐसा जानकर कोई शर्त निश्चित करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छाम। हम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थम न भविष्यत् तदा भवान। अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे 10 रूप्याण दास, तो आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्थम न भविष्यामा, अगर हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्याकाम अर्धम 5 रूप्याण दास्याम, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों अनुवाद हैं। आप जिसका चाहे दो आएंगे एक कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न चौथा होगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अब पद्य में से भी एक करना है और गद्य से भी एक करना है। तो धान्य उत्तमम दाक्ष्यम, धना नाम उत्तमम श्रुतम, लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा। तो यहाँ पर ये जीवन सूत्राणी से दिया गया है और यहाँ पर इसका जो अनुवाद है कि धनों में उत्तम चतुरता है, धान्यों में अन्नों में उत्तम चतुरता है, धन में उत्तम शास्त्र हैं, लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ आरोग्य है और सुखों में उत्तम संतोष है। और दूसरा जो दिया गया है, उत्तरम यश समुद्रस्य हिमाद्रेश दक्षिणाम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। तो दूसरे में ये बताया गया है, ये वीरः वीरेण पूज्य से लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि समुद्र के जो उत्तर में है और हिमालय के जो दक्षिण में है वो पूरा भारतवर्ष, उसका नाम भारतवर्ष है और यहाँ की संतान भारतीय कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों में से एक एक संस्कृत में करना होगा। अब आगे देखिए, जो 5वां प्रश्न है, इसमें अपने जो आपने खंड काव्य पढ़ा है, जो भी खंड काव्य जिस बच्चे ने, क्योंकि खंड काव्य अलग अलग जिलों में अलग अलग चलते हैं, तो जो बच्चों ने जो खंड काव्य पढ़ा है उस खंड काव्य से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर आपको देने होंगे। ज़्यादातर जो भी खंड काव्य होता है उसका या तो सारांश पूछा जाता है या तो जो उसका नायक होता है उसका चरित्र चित्रण पूछा जाता है। तो आप अपने अपने खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण जरूर याद कर लीजिए, वो जरूर आएगा। अब देखिए छठा प्रश्न जीवन परिचय से संबंधित है। इसमें आपको का खा 2 होंगे। पहले में गद्य के जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय आएगा, जीवन परिचय लिखना है और 1 रचना का नाम। तो 3 नंबर जीवन परिचय के हैं और 2 नंबर रचना के नाम से, ये आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ख में आपको काव्य खंड से जीवन परिचय और उनकी 1 रचना का नाम लिखना है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 7वां जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अपनी कोई पाठ्य पुस्तक से पठित कोई कंठस्थ 1 श्लोक याद करना है जो पेपर में लिखना है और ये 2 नंबर का होगा। तो बच्चों आपको 3 श्लोक याद करने होंगे। मान लीजिए आपने 2 श्लोक किए और वो जो अनुवाद वाले में अगर दोनों आ गया तो आप उसको इस वाले प्रश्न में नहीं लिख पाएंगे। तो आप 3 याद करके रखिए ताकि अगर 2 पूछ भी लिया जाए तो 1 श्लोक आपका इस प्रश्न में लिखने के लिए बच जाए। अब आगे देखिए 8वां जो प्रश्न है ये प्रश्नोत्तर का होता है। इसमें आपके संस्कृत से कुछ प्रश्न आएंगे जिसके उत्तर लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न है वीरः केन पूज्यते। इसका उत्तर होगा वीरः वीरेण पूज्यते।
सेकंड है विविध धर्माणाम संगम स्थली कह नगरी अस्ति। तो विविध धर्माणाम संगम स्थली वाराणसी नगरी अस्ति। श्वेत केतु कह, श्वेत केतु अरुणस्य पौत्रः आसीत्। सर्वेश उत्तमम धनम किम अस्ति। सबसे उत्तम धन क्या है, तो सर्वेश उत्तमम धनम श्रुतम आसीत्। श्रुत माने शास्त्र हैं। और जो अंतिम आपका प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न में 9 नंबर के प्रश्न में आपसे 9 नंबर का एक निबंध आएगा। तो बच्चों ये प्रश्न बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है और ये अधिक नंबर आपको दिला देगा ये प्रश्न। तो आप जो इस समय की समस्याएं चल रही हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण पे भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, पर्यावरण पे जरूर आएगा, देशभक्ति, कोरोना, इस तरह के आपके जो ज्वलंत पुस्तकालय जैसे पूछा है। तो कोई भी आप 4-5 प्रश्न 4-5 आप तैयार कर लीजिएगा, जिसमें आपका कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मॉडल पेपर आपने पूरा का पूरा देख लिया है और आपको अच्छे से समझ में पैटर्न आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।